हेलो फ्रेंड्स, आरएस 2023 के लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ रीजनिंग के। तो डेफिनेटली अगर आपने उनको सही अप्रोच के साथ में सोल्व किया तो वो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। 2016, 2018, 2021 के कुछ क्वेश्चन है रीजनिंग के जो आपके नॉर्मल टॉपिक दिए हुए आरएस के सिलेबस में। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एंड रीजनिंग एंड असर्शन। तो ये कुछ टॉपिक है जिनके ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और अगर सही अप्रोच के साथ उनको किया जाए तो वो डेफिनेटली सही होंगे। और सही अप्रोच कैसे आएगी, कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के वो सोल्व कर लेते हैं अपन, जिससे आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स या और कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है आरएस के एग्जाम के लिए। तो चलो हम 2016 से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का कि नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ए हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी कि कोई कठिन परिश्रमी व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं है। तो यानी कुछ भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। यहाँ पर ये देखो हमको एक हिंट मिला है कि नथिंग इज बियॉन्ड, यानी कुछ भी उसकी बियॉन्ड से बाहर नहीं है। नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ए हार्ड वर्किंग पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट एजम्पशन क्या है, ए हार्ड वर्किंग पर्सन कैन अचीव एवरीथिंग। देखो जैसे स्टेटमेंट में गिवन है नथिंग इज बियॉन्ड, तो यहाँ पर क्या दे रखा है उसी का कि ए हार्ड वर्किंग पर्सन कैन अचीव एवरीथिंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ में एजम्पशन थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। अगर अपन बात करें दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड कैन नॉट अचीव एनीथिंग, भाई ऐसा तो स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भाई जो हार्ड वर्क नहीं करेंगे उनको कुछ भी अचीव वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट से हम एज्यूम नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली ये जो होगा आपका क्या होगा, रोंग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज इम्प्लाइड। देखो स्टेटमेंट अजम्पशन के अंदर आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, जनरली पॉजिटिव वे के अंदर जो स्टेटमेंट है जनरली वो सही होगा, और एक्सट्रीम कुछ भी आएगा वर्ड तो वो जनरली रॉन्ग होगा। हमेशा नहीं पर जनरली रॉन्ग होगा। जैसे ओनली, ऑल, है ना। जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम था बट फिर भी सही था, जैसे कि ए पर्सन कैन अचीव एवरीथिंग, ये क्यों सही था, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ए हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको क्या दे रखा है, ये देखिए, शुड द यूज ऑफ मोबाइल फोन बी बैन वाइल ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग करते हुए क्या मोबाइल फोन बैन होना चाहिए। अब बिल्कुल जनरली अगर अपन यहाँ पर देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपनी तरफ से आपको कुछ भी एड ऑन नहीं करना। जो स्टेटमेंट में दे रखा आपको अपना आर्ग्यूमेंट नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टेटमेंट को कितना फॉलो कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, उसी के बेसिस के ऊपर हम इसका आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि आर्ग्यूमेंट में नहीं 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 आपकी जो मोबाइल फोन है वो बैन नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। यहाँ जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है उसी के बेस के ऊपर आपको बताना है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या, यस मोस्ट ऑफ द टाइम इट कॉजेज एक्सीडेंट, यानी जनरली जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। नो दिस कैन क्रिएट ए मेजर प्रॉब्लम फॉर मोबाइल यूजर्स इन एमरजेंसी। अब देखो ये थोड़ा सा, ये जो सेकंड वाला है पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अपन कि मोबाइल फोन बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी इमरजेंसी हुई तो जनरली इसके लिए नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि आप 2 मिनट के लिए अपनी बाइक या जो भी व्हीकल अपना साइड में खड़ा करो और मोबाइल पर आप बात कर सकते हो साइड में खड़े रहकर, ठीक है। तो वो इतना कोई मेजर इशू नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट को फेवर नहीं कर रहा है। तो यस मोस्ट ऑफ द टाइम इट कॉजेज द एक्सीडेंट, ये थोड़ा वैलिड हमको आर्ग्यूमेंट लग रहा है, तो ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर ओनली वन आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, यानी सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्टेटमेंट है कंक्लूजन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर आप इसको सिलोजिज्म का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, यानी कि जितने भी फ्रूट्स है वो सभी क्या है, ट्री है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं, जितने भी फ्रूट्स है वो सब क्या है आपके ट्री, ऑल फ्रूट्स आर, वो क्या होंगे, ट्री होंगे। और नो फ्लावर इज ट्री, तो यहाँ पर नो फ्लावर इज ट्री, फ्लावर को हम एफएल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये आपका फ्रूट एफ आर से, ठीक है। तो जितने भी फ्रूट है सब ट्री। तो सिलोजिज्म सिंपल सा है, जितने ऑल फ्रूट्स आर ट्री। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, इसका वाई से वर्षा कभी ट्रू नहीं आएगा, यानी कि ऑल ट्री आर फ्रूट, ये हमेशा रॉन्ग होगा। बट ये सही होगा, सम ट्रीज आर फ्रूट्स,
तो ऑब्वियस सी बात है ये सही होगा। तो नो फ्लावर इज फ्रूट, तो नो फ्लावर इज फ्रूट, ऑब्वियस सी बात है जब कोई फ्लावर ट्री नहीं है तो फ्रूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी। अगर इंटरसेक्ट करते तो हम कह सकते थे कि कुछ फ्लावर जो है फ्रूट होंगे, बट ये बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, कंक्लूजन ट्रू होगा। सम ट्रीज आर फ्रूट, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि सभी ऑल फ्रूट्स आर ट्री है, तो सम ट्रीज आर फ्रूट हमेशा होंगे, तो स्टेटमेंट सेकंड आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे आपके, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2016 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं स्टेटमेंट इन अजम्पशन के ऊपर अगेन से ये क्वेश्चन है। इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द नेट एग्जाम, अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो वो नेट एग्जाम पास करेगा, ठीक है। तो टू पास द नेट एग्जामिनेशन ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, ठीक है। ये थोड़ा वे के मस्ट बी, अगर जरूरी तो नहीं कि भाई उसको इंटेलिजेंट हो तभी वो नेट क्लियर कर पाएगा। ही इफ ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जिसके अंदर ये प्रूफ हो रहा हो कि इंटेलिजेंट होना जरूरी है नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर ये लिखा है इफ ही इज, अगर वो इंटेलिजेंट है तो नेट एग्जाम क्लियर कर लेगा, पर ये नहीं लिखा है कि नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत। ही विल पास द नेट एग्जामिनेशन, अब ये देखो ये भी हमको नहीं पता है कि वो पास करेगा नहीं करेगा, यहाँ पर इफ आ गया। इफ ही इज इंटेलिजेंट, अगर वो इंटेलिजेंट है तो हमको नहीं पता वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, नीदर वन नोर सेकंड इम्प्लिसिट, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 2018 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो किसके ऊपर है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के ऊपर है। तो यहाँ पर देखो, दो ही इज फैट येट ही रन्स फास्ट, यानी कि यद्यपि वो मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, वो मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। तो यानी स्टेटमेंट क्या बताना चाह रहा है आपको, कि यानी जनरली जो मोटे लोग हैं वो दौड़ नहीं पाते, वह मोटा है इसलिए दौड़ रहा है, इस पर फोकस कीजिए आप। तो यहाँ पर फेट पीपल है वीक मसल्स, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इस स्टेटमेंट के साथ में, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। फेट पीपल जनरली कैन नॉट रन फास्ट, तो ये जनरली देखो दो लिखा है ना, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि मोटे लोग तेज नहीं दौड़ पाते, तो इसका मतलब ये एक तरीके से बता रहा है कि भाई जो मोटे लोग हैं वो तेज नहीं दौड़ सकते, तो ये इसके अंदर स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है। तो हमारा जो ओनली सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा। तो देखो स्टेटमेंट एज्यूमेशन में आपको अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं करना है, स्टेटमेंट में अगर गिवन है तो उसी चीज़ को आपको एज्यूम करना है। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है चीज़ें तो आपको उसको अप्रूव नहीं करना है या उसको सही नहीं मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। शुड देयर बी रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस रादर देन दो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा गवर्नमेंट सर्विस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होना चाहिए, और जो पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बेस पर उनको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यस इट विल बी द बेनिफिशियल फॉर दोज कैंडिडेट हु अनेबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगेन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपको अपनी तरफ से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट को फॉलो करता है उसी आर्ग्यूमेंट को फॉलो करना है। तो एक थोड़ा सा वैलिड रीजन लगता है, बट ये अगर एक अपन बड़े लेवल पर सोचे तो मे बी ये रॉन्ग भी हो सकता है, क्या, क्योंकि जनरली क्या होगा कि भाई कुछ लोग ही होंगे जो फाइनेंशियली वायबल नहीं होगी, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, उन स्कीम के थ्रू उनको हम पढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए हमने पूरा उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन या मोड ऑफ प्रोसीजर या जो हमारा जो प्रोसीजर था उसी को चेंज कर दिया, तो वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। नो, द पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी मेड द बेसिस ऑफ द रिक्रूटमेंट बिकॉज देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द असेसमेंट बाय द यूनिवर्सिटी। अब आपको ओबीएसली पता है बहुत सारी ऐसी चोर यूनिवर्सिटी होती है जिनके अंदर परसेंटेज बनाना काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी इजी होता है, बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाते हैं। तो उस बेसिस पर अगर आप सिलेक्शन करने लग गए तो यानी कि जो एक्चुअल में डिज़र्व करता है वो कभी नहीं
जॉब ले पाएगा, और जो डिजर्व नहीं करते वो अपने झूठे परसेंटेज के साथ में क्या ले जाएंगे, जॉब ले जाएंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हमको लगता है। ये वाला देखो मैंने क्यों नहीं माना, अगेन ये सिंपल सा इस एक तो इससे इस स्टेटमेंट से इसके ऊपर हमको इस स्टेटमेंट के साथ में तो ये मैच नहीं करता है। जनरली क्या कि कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए हम दूसरी स्कीम बना सकते हैं कि जिससे उनका बेनिफिट हो सकता है। बट मास लेवल पर जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए आपकी, थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है। वो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराने की जरूरत। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, यानी कि क्या है कि जितनी भी ब्रांचेस है वो सब की सब क्या है, आपकी फ्लावर है। ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, और जितने भी फ्लावर्स है वो सब के सब क्या है आपके, सॉरी मैंने इसी के ऊपर बना दिया ये, चलो कोई नहीं। ऑल ब्रांचेस, अब कंक्लूजन हम देख लेते हैं। अब मैंने आपको एक चीज सिंपल सा फंडा बताया कि जितने भी, अगर ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर तो सम फ्लावर आर ब्रांचेस, बट ये नहीं होगा कि ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, तो ऑब्वियस ही बात है ऑल फ्लावर्स, सॉरी ऑल ब्रांचेस, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जितनी भी ब्रांचेस है वो सबकी सब क्या है, लीव। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये छोटा सर्कल है, ये बड़े सर्कल के अंदर है, तो ऑब्वियस ही बात है जितनी भी ब्रांचेस होगी वो सबकी सब क्या होगी, लीव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, फॉलो करेगा। सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम लीव आर ब्रांचेस, तो ये भी करेगा क्योंकि ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, तो पहले इसकी बात की गई है, तो सम के लिए तो ये ट्रू होगा, बट ऑल के लिए ट्रू नहीं होगा। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, देखो ये आ गया अपना कि सभी फ्लावर्स ब्रांचेस होंगे, ये बड़ा सर्कल ये छोटा, तो सभी फ्लावर ब्रांचेस, सभी के लिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, ऑल लीव मैंने अगेन कहा है कि सभी, बड़ा सर्कल किसके अंदर आ रहा है, बड़े सर्कल की पहले बात हो रही है। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, सम होता तो चलता पर ऑल सही नहीं होगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ही क्या करेगा, यहाँ पर सिर्फ फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अब। यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट दे रखा है और कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चन काफी कम पूछा जाता है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि आपको क्या कार्यवाही करनी है। ठीक है, यहाँ पर एग्जेप्शन में और कोर्स ऑफ एक्शन में ये डिफरेंस है कि एग्जेप्शन में आपको एज्यूम करना है, कोर्स ऑफ एक्शन में आप क्या कार्यवाही करोगे उस चीज के लिए। एग्जेप्शन यहाँ पर नहीं चलेगा। और जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं कि जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना हो सके। तो बस एक बात आप याद रखोगे, आपका ये सोल्व हो जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव gone on a mass casual leave in protest against the company's new recruitment policy। यानी कंपनी ने कोई नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई थी, उसके लिए क्या था, नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई थी, इसके लिए जो एम्प्लॉयज थे वो कहाँ चले गए, मास लेवल स्ट्राइक के ऊपर चले गए या प्रोटेस्ट करने वो चले गए। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, यानी उसके लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, द कंपनी शुड इमीडिएटली विड्रॉ द रिक्रूटमेंट पॉलिसी, यानी कंपनी को एकदम से अपनी जो पॉलिसी है वो वापस ले लेनी चाहिए। क्या सही होगा ये, ऑल दिस एम्प्लॉय शुड इमीडिएटली बी सस्पेंडेड फ्रॉम देयर सर्विसेज। देखो किसी भी कंपनी में स्ट्राइक होती है, अपनी डिमांड को लेकर जब लोग आगे आते हैं तो उनसे बात की जाती है, एक जनरल प्रोसीजर होता है कि बात की जाती है, उनकी डिमांड को पूछा जाता है, अगर वो डिमांड वैलिड होती है तो उनको माना जाता है और उनके ऊपर एग्रीमेंट होता है। ठीक है, बट अगर वैलिड नहीं है तो उन पर एग्रीमेंट नहीं होता। पर ऐसा नहीं कि उन्होंने डिमांड स्टार्ट करी और आपने सबको सस्पेंड कर दिया, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। कभी आपने देखा है किसी कंपनी ने, वर्कर ने डिमांड करी और कंपनी ने सबको सस्पेंड कर दिया, इवन गवर्नमेंट भी नहीं करती है ये चीज। द कंपनी शुड इमीडिएटली विड्रॉ द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जो हमारा एग्रीकल्चरल लॉ आया था उसके अंदर 1 साल के बाद में गवर्नमेंट ने उस लॉ को वापस लिया था, क्या इमीडिएटली वापस ले लिया था, क्योंकि देखो उसमें कुछ इफ एंड बट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आप ले लो, उनके ऊपर डिस्कशन होगा उसके बाद में आप उनको वापस ले सकते हो। तो ये भी कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, तो दोनों ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर
1 nor second follows। अब फ्रेंड्स हम देख लेते 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसी इन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है देखो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शुड द रूल ऑफ वियरिंग हेलमेट फॉर बोथ ड्राइवर एंड पाइलिंग ड्राइवर यानी पीछे की सीट पर बैठने वाले वाइल ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, क्या ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए कि दोनों के लिए हेलमेट कंपलसरी हो। ठीक है, आपको अपनी तरफ से कोई राय नहीं देनी। अगेन आर्ग्यूमेंट जो लिखा है वो स्टेटमेंट से मैच करता है नहीं करता है उसके ऊपर हम चलेंगे। नो ईच इंडिविजुअल नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हिज ओन लाइफ एंड इट शुड बी लेफ्ट टू हिज डिस्क्रिप्शन। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट राइट टू लाइफ हमको दिया आर्टिकल 21 के अंदर, तो ऐसा नहीं कि लोगों के ऊपर छोड़ दे। लोग तो ड्रंक एंड ड्राइव भी करते हैं, तो वो अलाउ कर देंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर एक केओस आ जाएगा, तो वो हम अलाउ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ सकते हैं, इससे मैटर नहीं छोड़ सकते। तो ये क्या होगा, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा क्या, सॉरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या, ये इसका क्या वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यस इट इज़ अ रूल एंड रूल्स शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाई ऑल। अगर ये रूल है तो रूल सभी के द्वारा स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल है। यस इट इज़ नेसेसिटी एज द हेड इज द मोस्ट सेंसिटिव कंट्रोलिंग ऑर्गन इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाई द हेलमेट। ऑब्वियस ही बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हाँ हेड बचेगा, क्योंकि जनरली जो मैक्सिमम डेथ होती है वो हेड इंजरी की वजह से होती है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। नो इट डज नॉट एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द हेड। देखो इसमें रूल्स की कोई गलती नहीं है कि आप सस्ता सा हेलमेट लेकर आ जाते हो पहन लेते हो, तो रूल्स की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। ठीक है, अगर आप एक अच्छा हेलमेट लेकर आओगे तो वो इंश्योर करेगा सेफ्टी को, तो ये बिल्कुल भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक अगला क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर है, कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर है। एक 2016 में आया था, एक यहाँ पर हम देख रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन। अगेन कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताने, इतना सा आप ध्यान रखिए। द पेट्रोल प्राइजेस हैव गॉन अप ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी पिछले कुछ सप्ताह से जो पेट्रोल प्राइजेस है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ प्राइजेस। तो यहाँ पर पेट्रोल प्राइजेस मतलब सडनली इंक्रीज हुई है, तो क्या एक कमेटी बनाएंगे, फिर मतलब हम उनसे सॉल्यूशन लेंगे, वो अपना बताएगी, फिर उसके ऊपर हम लोगों की राय जानेंगे, तो एक बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जबकि जो पेट्रोल प्राइजेस है वो पिछले कुछ फ्यू वीक से ही इंक्रीज हुई है, तो मे भी इसके अंदर कुछ रीज़न हो सकता है। तो ये हमको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, बट फिर भी हम आगे देख लेते हो। द गवर्नमेंट शुड इमीजिएटली रिड्यूस द टैक्सेस ऑन पेट्रोल। तो जनरली पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो राइज होता है, वो जनरली टैक्सेस की वजह से होता है। अभी रिसेंट राजस्थान के अंदर भी स्ट्राइक हुई थी वेट घटाने के लिए। तो ये हम एक स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन या कार्यवाही हम इसको मान सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड एडवाइज द जनरल पब्लिक टू रिफ्रेन फ्रॉम द परचेजिंग पेट्रोल फॉर फ्यू वीक्स। अब जिसको जो जहाँ जाना है वो जाकर रहेगा, वो पेट्रोल महंगा होने से अपना काम तो नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। और यहाँ पर स्टडी करेंगे फिर हम जवाब देंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए क्या रिलीफ देने के लिए लोगों के लिए क्या है कि टैक्सेस जो है वो कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन एसएससी के अंदर भी रिपीट हुआ है, बट दोनों जगह एसएससी और आरपीएससी के अंदर आंसर इसके अलग थे। यानी नाउ इट इज पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड पे एनी फी फॉर एन एलिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए वो किसी भी एजुकेशनल या एलिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की फीस कि मतलब कोई भी फीस देने को तैयार रहते हैं। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए, आईएएस का देख लीजिए, आरएस का देख लीजिए, सब या एसएससी का देख लीजिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को या कॉलेजेस की बात करें, आईआईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, एम्स की बात करें, तो फीस देने के लिए रेडी रहते हैं। तो फर्स्ट इसका कंक्लूजन क्या है, पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर ए परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब जो माता पिता है अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने
बच्चों को उत्तम विकास की धुन सवार है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ये जो धुन सवार है ये यहीं से, या ऑब्सेसिव पैशन, इसी से आपका आंसर एसएससी के अंदर और आरपीएससी के अंदर अलग हो जाता है। बट अपने को जनरल मानकर चलना है, आरपीएससी इतना डिटेल में नहीं जाता है। तो ऑब्सेसिव पैशन जनरली तो ये होता है धुन सवार, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, तो उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है अगर एसएससी की बात मैं करूँ तो। बट यहाँ पर किसकी आरपीएससी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑब्सेसिव पेशेंट को हमको इतना ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर। तो जनरली यही है कि हाँ पैशनेबल है पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, दिस डेज पेरेंट्स आर वेरी वेल ऑफ। अब ऑल पेरेंट्स, देखो एक्सट्रीम सेंटेंस आ गया ऑल पेरेंट्स, क्या सभी पेरेंट्स? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता कि सभी पेरेंट्स बहुत अच्छी कंडीशन में या बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर हो, तो ये गलत हो जाता है। तो ओनली कंक्लूजन वन फुल, अगर एसएससी में देखेंगे तो इसका नीदर वन और नॉर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के ऊपर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ललिता हैज लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स and she keeps on purchasing new books to add to her collection। अगेन एजम्पशन ऐसा देखना है जो स्टेटमेंट से मैच करता हो, आपको अपनी मर्जी से कोई एज्यूम नहीं करना है। ललिता हैज रीड ईच एंड एवरी, देखो ईच एंड एवरी बुक दैट शी हैज परचेज, यानी स्टेटमेंट से इसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि ललिता ने जितनी भी बुक्स ली है वो सबकी सब रीड की है या नहीं की है। तो ये एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ईच एंड एवरी बुक जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ललिता हैज लव एंड पैशन फॉर बुक्स, हाँ ये तो जनरली है, इसीलिए तो वो नई नई बुक्स लेकर आ रही है और अपनी जो भी कलेक्शन है उसको इंक्रीज करती जा रही है। तो ये तो एक वैलिड एजम्पशन है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो 2021 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, असर्शन एंड रीजन। सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरली आपको लॉजिक देखना है कि जो असर्शन या जो दावा किया गया वो उस रीज़न के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, या फिर जो रीज़न दे रखा है वो वैलिड रीज़न है या नहीं है जो दावा पेश किया गया है उसका। सेलेक्टिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज एट द राइट पे इज द राइट अप्रोच, क्या सही काम के लिए सही व्यक्ति को और सही सैलरी पर सेलेक्ट करना क्या सही दृष्टिकोण या सही अप्रोच होगा। ठीक है, मतलब होता है। ए रॉन्गली सेलेक्टेड मैन इज ए लाइबिलिटी, रीज़न ये है। ऑब्वियस सी बात है, अगर गलत पर्सन को सेलेक्ट किया तो फालतू की सैलरी देनी पड़ेगी, काम वो कुछ करेगा नहीं, तो हमारा जो एक तरीके से हमारे लिए क्या क्रिएट हो जाएगी, वो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि हम क्या करें, एक सही पर्सन को सही अप्रोच के साथ में सही सैलरी पर सेलेक्ट करें, तो हमारे लिए काम आएगा और हमारी लाइबिलिटी नहीं बनेगा। तो ये रीज़न बिल्कुल वैलिड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फ्रेंड्स ये कुछ 4 या 5 क्वेश्चन के टाइप थे जो हमने देखे, और इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपको ये देख कर जाना है। बट जनरली कुछ बातें याद रखनी है, जैसे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना होगा। स्टेटमेंट एसेप्शन के अंदर आपको जितना पॉजिटिव हो सके उसको सही मानना होगा। एक्सट्रीम सेंटेंसेस कहीं पर भी आ जाते हैं उनको रॉन्ग मानना होगा। ठीक है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जनरली सिलोजिज्म के ऊपर पूछे जाते हैं, तो जिसको भी सही तरीके से वो आता है सोल्व करना, ठीक है, तो वो सिलोजिज्म को सोल्व कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।